हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हमारी इकोनॉमी की सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। हमारे सामने जो पहला न्यूज़ आइटम है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो सीबीडीटी है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टीडीएस के प्रावधान के लिए कुछ नए नियमों का उल्लेख किया हुआ है, नए नियम जारी किए हुए हैं। तो यहां पर एक कीवर्ड हमारे पास यहां पर टीडीएस भी आ जाता, तो उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। तो देखिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी क्रिप्टो करेंसियां हैं या कोई भी ऐसी चीज जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई हो, जिस पर कुछ ट्रेडिंग वगैरह होती है, लेन देन जिसके माध्यम से कुछ संपन्न होता है, वही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं। हालांकि जो हमारी यहाँ पर टेक्निकल डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा अलग बताया गया है। तो ये एक प्रकार से इनको ये जोखिम भरी परिसंपत्तियां होती हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बैकअप में कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो भी करेंसियां होती हैं, जैसे डोज कॉइन है, सेवा इनू है, और बिटकॉइंस है, ईथर है, बहुत सारी और भी जो करेंसी हैं। अब ये क्या है, ये व्यापक तौर पे अविनियमित भी होती हैं, क्योंकि कोई अथॉरिटी इनको रेगुलेट नहीं करती है। फिर अगर इन पे से कोई नुकसान हो जाता है इनके माध्यम से, तो इस पर किसी प्रकार की आपको राहत भी नहीं मिल पाती है। अब ये चिंता का विषय क्यों बन जाता है? एक तो ये क्या है कि ये वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकती हैं, क्योंकि इसके माध्यम से लोग जो है बैंकिंग से अपना पैसा निकाल के यहाँ वाले जो एक्सचेंज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज, वहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो बैंकिंग में जो हमारी सेविंग, हम बैंकिंग में जो सेविंग करते हैं और उसके माध्यम से जो पैसा जनरेट किया जाता है, आगे लोगों को लोन वगैरह दिया जाता है, तो इस तरीके से जो है वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती हैं। फिर क्या है, इनमें जो है इनका जो प्राइस होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन आता रहता है, तो इसलिए भी अस्थिरता रहती है। फिर ये हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ भी हैं, क्योंकि जो करेंसी जारी करने का संप्रभु अधिकार जो है सरकार के पास है, लेकिन ये करेंसियाँ किसी विदेशी फर्म के द्वारा या प्राइवेट निजी इंडिविजुअल्स के द्वारा जारी करी जाती हैं या किसी ग्रुप के द्वारा जारी की जाती हैं, तो ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। फिर आरबीआई की मौद्रिक नीति के प्रभाव को भी कम करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल देके पहले पॉइंट में। चौथा जो पॉइंट है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के डॉलर करण को भी बढ़ावा दे सकती हैं। देखिए, अब जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, अगर अगर आपने इस तरीके से, अगर आपने कभी ऐड वगैरह देखा हो, अगर आपने यूज़ किया हो, जैसे कि वाइनेक्स वगैरह हैं और भी इस तरीके के जो वजीर एक्स वगैरह एक्सचेंज वगैरह हैं, तो वहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है, तो पहले आप अपनी करेंसी को डॉलर वगैरह परचेज करते हैं, फिर डॉलर के माध्यम से जो है आप इन करेंसियों को खरीदते हैं और बेचते हैं। और एक प्रकार से ये, अगर आपको किसी को पैसे भेजना है इंटरनेशनल लेवल में, तो डायरेक्टली आप वो चीज़ें भी भेज सकते हैं वहाँ पर। तो एक प्रकार से डॉलर का उपयोग जो है हमारी यहाँ पर उपयोग हो रहा है तेज़ी से रुपए की जगह पर लेन देन के लिए। तो ये अर्थव्यवस्था के डॉलर कण को प्रभावित करती हैं, इस तरीके से डॉलराइजेशन को बढ़ावा देती हैं। यहाँ बोला भी है कि डॉलर का अर्थ है कि घरेलू मुद्रा के अलावा या उसके स्थान पर अमेरिकी डॉलर का उपयोग होना। फिर ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, इनके माध्यम से आतंकवाद का वित्त पोषण है, मनी लॉन्ड्रिंग है, नशीली दवाओं की तस्करी वगैरह भी की जा सकती है, दुरुपयोग किया सकता है। क्योंकि इनके लेन देन के लिए सामने वाले को अगर आप पैसा भेज रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी उसकी जो है हिडन रहती है उनके नाम पे। जैसे अगर आप किसी के गूगल पे या फ़ोन पे वगैरह से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे पास सामने वाले व्यक्ति का क्या है, मोबाइल नंबर होता है, बैंक के माध्यम से प्रॉपर उसकी डिटेल निकाली सकती है, एड्रेस वगैरह निकाला सकता है, अकाउंट नंबर, सब कुछ जानकारी आ सकती है अगर कुछ फ्रॉड होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी वाले में क्या है, क्रिप्टो वॉलेट होता है जिसका जो नंबर होता है वो काफ़ी उटपटांग टाइप का, XYZ ऐसे करके एक बड़ा सा नंबर होता है। तो केवल वही बस चीज़ होती है आपके सामने, कोई ईमेल वगैरह भी ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए लोकेट कर पाना उसको मुश्किल होता है। तो ये तो हो गई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात। अब देखिए, यहाँ पर जो है हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करी, थोड़ा सा हम यहाँ पर टेक्निकल डेफिनेशन एक दी गई थी, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। हमारा जो फाइनेंस बिल 2022 है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आयकर अधिनियम 1961 के हिसाब से इनको इस रूप में परिभाषित किया गया है कि क्रिप्टोग्राफियों के माध्यम से या अन्य तरीकों से उत्पन्न सूचना, कोड, संख्या या टोकन के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, जो भारतीय या विदेशी मुद्रा में नहीं है, और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहित या इनका व्यापार वगैरह किया सकता है। कुल मिला के क्या है, और इसमें जो है नॉन फंजिबल टोकन्स वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें है सीन ये क्या है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी, कहने के लिए तो क्रिप्टो करेंसी है, वो करेंसी की तरह ही फंक्शन करती हैं, लेकिन क्या है, अगर हम उनको करेंसी के तौर पर स्वीकारता दे देंगे, तो फिर तो ये नेशन की संप्रभुता से हम जानबूझकर स्वीकारता ग्रहण कर लें कि यार हम अपनी संप्रभुता को एक प्रकार से कम करके आंक रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हमने जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह हैं, वो भी ऐसी दलील देते हैं, अगर आपने कभी इस तरीके का आर्टिकल पढ़ा हो, कि इसको आप एसेट्स के तौर पे कंसीडर कीजिए। हालांकि अब द्वंद्व ये भी है
कि इनके पीछे ऐसे कंपनी के शेयर होते हैं, तो वहाँ पर उनके पीछे कंपनी के एसेट्स वगैरह होती हैं, उस शेयर के पीछे जो भी काम हो रहा होता, लेकिन इनके पीछे तो ऐसी कोई एसेट्स नहीं होती है। तो इसके माध्यम से एसेट्स के तौर पे इसको कंसीडर किया जाए, वो ऐसा देते हैं, तो हमने इनको एसेट के तौर पे कंसीडर किया है, ना कि करेंसी के तौर पे। तो ये चीज़ थी। अब ये क्या है, कुछ और अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है, एनएफटी है, डीमटेरियलाइज्ड शेयर हैं, प्रोफेशनल करेंसी है, ई बुक्स इत्यादि, ये सब इस चीज़ में शामिल हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीबीडीटी ने नियम बनाए थे वो क्या बोले थे यहाँ पर। तो सीबीडीटी ने बोला है कि भाई 10,000 रुपये से अधिक की जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है या क्रिप्टो करेंसी, उसके भुगतान वगैरह पर अगर आप वो खरीदते वगैरह हैं तो उसके ऊपर 1% टीडीएस लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा टीडीएस और टीसीएस का मामला समझ लेते हैं। टीडीएस का मतलब हो गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस का मामला हो गया टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, अगर एग्जाम में आता है तो आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए ये एजुकेशन कम्युनिटी है, अब मैं इसमें किसी से काम करवाता हूँ कि आप मेरे को ट्रांसलेटेड एक फाइल बना के दे दीजिए, कंटेंट राइटिंग है, उसमें मैं काम करवाता हूँ, और फिर मैंने उसको 1 लाख रुपए का भुगतान किया किसी इंडिविजुअल को या किसी प्राइवेट फर्म को। तो वहाँ पर क्या है कि मैं उसको टीडीएस काट लूंगा उसका, कि भाई मैंने 2% 5% गवर्नमेंट के जो भी नियम्स होंगे, हालांकि वो एक सर्टेन लिमिट्स के ऊपर आपको टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करना होता है, तो उतना मैंने टीडीएस के तौर पे कलेक्ट कर लिया कि 2% मैंने रख लिया। फिर ये 2% मैं टैक्स में जमा करवाऊंगा। वो व्यक्ति जो है जब अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करेगा तो वो उसमें दावा करेगा, अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा तो इनकम टैक्स देगा, वो टीडीएस उसको रिटर्न मिल जाएगा, और अगर वो दायरे में नहीं आता तो वो इसको वैसे ही रिटर्न मिल जाएगा, टीडीएस हो गया। और टीसीएस का मतलब होता है कि मान को चलो मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख दिए थे, 15 लाख दिए थे, 25 लाख दिए थे, इस तरीके से मैंने मान लो पैसा दिया, और वो पैसा लेके वो सामने वाला व्यक्ति गया किसी कार के शोरूम में, उसने कार खरीद लिया, बाइक खरीद ली कोई महंगी, तो वहाँ पर उससे टीसीएस लिया जाएगा कि भाई इसने जो भी पैसा दिया है इसका 2% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो ये टीडीएस और टीडीएस का फर्क, टीसीएस का फर्क होता है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी ये भुगतान किया जाएगा, ये करेंसी डिजिटल वर्चुअल एसेट्स वगैरह खरीदी जाएगी, तो उस पर क्या है 1% का टीडीएस काट लिया जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज वगैरह होंगे वो काट लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला है कि उन निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस, जैसे कि सीमा प्रति वर्ष 50,000 रुपये होगी। कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जिनको टैक्स वगैरह प्रॉपर देना ही होता होगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार हैं, उन्हें आईटीआर नियम के तहत अपने खातों को ऑडिट करवाना आवश्यक होते हैं। ऐसे लोगों को 50,000 रुपये इन एसेट के नाम पे काटा जाएगा अगर वो ट्रेड वगैरह करते हैं, वर्चुअल इसमें लेन देन करते हैं। फिर इसके बारे में हमने देख लिया है। यहाँ पर कुछ और शब्दावली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी डॉलराइजेशन या बिडॉल बिडॉलकरण बोल सकते हैं, डी डॉलराइजेशन, ये एक और शब्दावली आ गई। हमने ऊपर देखा था डॉलरीकरण या डॉलराइजेशन, डॉलरकरण बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है कि यहाँ डॉलर प्रधान अर्थव्यवस्था में क्या है कि ये डॉलर का जो लेन देन तो उस व्यवस्था से हटने वाली बात करता है। तो इसमें क्या है, राष्ट्र और अन्य मुद्राएं जो हैं वो स्वर्ण के रूप में रिजर्व रखने के लिए अपने अमेरिकी डॉलर को बेच देते हैं। इसके अलावा वे अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों के साथ लेन देन के लिए अपनी मुद्राओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि आजकल भारत जो है रुपए के उपयोग को तरजीह दे रहा है। तो ये एक प्रकार का डी डॉलराइजेशन कहला जाएगा। ये वर्ड हो गए। फिर यहाँ से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जोखिम की तुलना अर्थव्यवस्था के लिए डॉलराइजेशन से अर्थव्यवस्था के डॉलरीकरण की बात करी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इनको एक विकेंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय आभासी मुद्रा के रूप में पेश किया जाता है। अब इनके मैं एक शब्द की मीनिंग बताऊं तो विकेंद्रीकृत मतलब कि कोई ऐसी एक अथॉरिटी नहीं है जो इनको कंट्रोल कर रही हो। अंतर्राष्ट्रीय, इनका इंटरनेशनल लेवल पर उपयोग हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से पैसा फ्रांस भेज सकते हैं, कोई यूएस से पैसा आपको यहाँ पर भेज सकता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय है। आभासी है भाई, इसकी प्रेजेंस नहीं है। जैसे अगर आपके वॉलेट में, अगर आप पेटीएम का वॉलेट है आपके पास, गूगल पे है, फोन पे है, कुछ भी है, वहाँ पर अगर आपके 50,000 रुपये दिख रहे हैं, 5 लाख रुपये दिख रहे हैं आपके खाते में, तो आप जाके उनको निकाल सकते हैं फिजिकल तौर पे। लेकिन ये जो आभासी करेंसी है, वर्चुअल करेंसी, इनके तौर पे ऐसा नहीं है, और ये मुद्रा के तौर पे इनको पेश किया जाता है। कुछ देश हैं ऐसे साल्वाडोर है, अल साल्वाडोर है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे कुछ देशों ने इनको कानूनी तौर पे अपनी करेंसी के तौर पे भी मान्यता दे दी है। फिर इसमें क्या किया था कि लास्ट ईयर सरकार ने, पहले तो हमारे यहाँ पे क्या है डिलेमा चल रहा था कि भाई हम इसके ऊपर क्या करें, लीगल वैलिडिटी दें ना दें, बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध भी लगा दिया। तो फिर लास्ट ईयर सरकार ने बोल दिया कि हम एक काम करेंगे कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसके ट्रांजेक्शन से होने वाली जो इनकम है उस पर हम 30% जो है टैक्स लगाएंगे। तो ये 30% टैक्स की बात कर दी थी यहाँ पर इन्होंने। यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी दी गई है कि जब भी ये टैक्स लगाया जाएगा तो ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। जैसे हमारी जो नॉर्मल इनकम होता है वहाँ से कमाई में छूट दी जाती है कि अगर चलो आपने फॉर्म 80C का उपयोग कर लिया है, ये उपयोग कर लिया है। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर जब ये गणना की जाएगी तो जो
जो पैसा खरीद के समय दिया गया था तो उसकी कटौती कर दी जाएगी, उसको हटाया जाएगा और फिर टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति से उपहार के तौर पे, अगर गिफ्ट के तौर पे आपको मिलती है किसी भी तरीके से, तो भी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कई बार क्या होता है, ये जो नए नए कॉइन्स आते हैं या करेंसी आती हैं, तो ये जो समूह उनको लॉन्च करते हैं, जो कंपनियां लॉन्च करती हैं, तो वो फ्री में बांटती हैं पहले शुरुआत में, ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो वो अगर आपको गिफ्ट के तौर पर मिलता है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर देखिए कुछ जगह क्या होता है, यूपीएससी क्रिएटिव क्वेश्चन पूछता है कि भाई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, उनको किस अधिनियम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है भारत में। तो एक तो हमने आयकर अधिनियम की बात कर ली थी, या वित्त आयोग 2022 के माध्यम से हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाएगा। कुछ जगह पर्यावरण के संबंध में ऐसे कानून हमको देखने को मिलेंगे, या इस तरीके से पूछा भी जा सकता है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, वो इनडायरेक्टली नहीं पूछ के आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये बोलता है कि भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने के लिए इसमें क्या किया गया था कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से संशोधित अधिनियम जो आया हुआ था, इसमें बोला गया कि अगर कोई भ्रामक विज्ञापन करता है तो उसके ऊपर क्या है, दंड लगाया जाएगा। और यदि वो विज्ञापन के बारे में ऐसा हो कि उनको पता ही ना हो और उसने विज्ञापन कर दिया, तो भी वो दंड के लिए आरोपी होगा। नहीं तो क्या होते हैं कि ज़्यादातर ये बॉलीवुड वाले स्टार होते हैं या फिर क्रिकेटर होते हैं, तो ये सट्टेबाजी को इनडायरेक्टली या नशेबाजी को प्रमोट कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको, जैसे इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा 100 गुना मुनाफा मिल रहा है, तो बताना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के एडवर्टाइज के टाइम पे कि यहाँ पर 1000 गुना नुकसान भी हो सकता है या 100 गुना नुकसान भी हुआ है। तो ये नहीं बताया केवल प्रॉफिट दिखाया जा रहा। तो सामान्य एक कॉमन पर्सन सोचे भाई यहाँ ज़्यादा रिटर्न है तो वहाँ चला जाएगा, इसलिए ये बात करिए। फिर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है, इसके द्वारा भी क्या है, क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन्स के प्रचार और विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए, ये बात हो गई। अगर ASCI की हम बात करें तो ये एक स्वैच्छिक स्वविनियामक संगठन है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य है विज्ञापन में स्वविनियमन के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ये बात हो गई। फिर कुछ और नियमों की बात करें तो कानूनी रूप से ये गैर बाध्यकारी विज्ञापन संहिता और दिशा निर्देश जारी करता है। और केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अधिनियम 2006 केबल सेवाओं द्वारा किए जाने वाले सभी विज्ञापनों के लिए ASI संहिता के अनुरूप को अनिवार्य बनाता है। तो बस ये जानकारी हो गई। नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ आइटम है, देखिए अब हम थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के बारे में। सरकार के गैर कर राजस्व के स्रोत क्या हैं, तो देखिए इसमें 3 बड़े मेजर सोर्स हैं। पहला तो मेजर सोर्स है कि भाई राज्यों और रेलवे को दिए गए ऋण के बदले जो ब्याज प्राप्तियां होती हैं सरकार को, वो आ जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। फिर सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों से प्राप्त लाभांश और लाभ, जो भी जैसे ओ एजेंसी सॉरी जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जहां पर सरकार की हिस्सेदारी है, तो उससे जो भी लाभांश के तौर पर पैसा आएगा, सरकार की जितनी हिस्सेदारी है वो लाभ हो जाएगा और उससे कुछ प्रॉफिट वगैरह जो भी है। फिर परिसंपत्ति हैं उनका मोनेटाइजेशन वगैरह कर दिया जाए, विनिवेश किया जाए तो भी उससे नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा, और निजीकरण किया जाए किसी प्राइवेट कंपनी का या प्राइवेट गवर्नमेंट चीज़ का, गवर्नमेंट थिंग्स का, तो वो प्राइवेटाइजेशन में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, अलग अलग चरण या अलग अलग यहाँ पर ये पहल या इनिशिएटिव किए गए थे ताकि हम जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ावा दें और विनिवेश वगैरह को बढ़ावा दें। तो एक चीज़ है यहाँ पर, पहली राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। तो ये क्या है, एक प्रकार की पूर्णतः ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये एक प्रकार से बंद हो रहे या बेचे जा रहे सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो भूमि है उसको एकत्र करने के लिए स्थापित किया गया था, और फिर उसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा, उसको लीज पे दिया जाएगा, बेचा जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। दूसरा हमारा एक बड़ा बहुआयामी कार्यक्रम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। इसके माध्यम से सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 6 लाख करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्ति का मोनेटाइजेशन करना है, और नीति आयोग को जो है इसको विकसित करने का कार्यक्रम देखा गया है। इसके माध्यम से यह किया जाएगा कि जो भी सरकारी परिसंपत्तियां हैं, जैसे रेलवे की कोई संपत्ति पड़ी हुई है या कोई दूसरे सरकारी विभाग की, तो देखा जाए कि ज़मीन खाली पड़ी है तो हम भाई इसको लीज वगैरह में दे दें, या कोई बिल्डिंग को किराए पे दे दें एक लंबे टाइम के लिए, तो उससे एक रिटर्न वगैरह है। तो ये इस तरीके से मोनेटाइजेशन किया जाएगा। फिर तीसरा एक यहाँ पर रणनीतिक विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र, यानी कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसके लिए 3 मंत्रियों की एक ग्रुप बनाया गया था। इसमें कौन कौन शामिल होता है, वित्त मंत्री हैं, सड़क परिवहन और राजगार मंत्री, राजमार्ग मंत्री, और इसके अलावा संबंधित कोई विभाग है उसका जो मंत्री है। तो इन तीनों को मिला के ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया था। अब ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या रणनीतिक विनिवेश क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में अगर 50% से अधिक 50% या उससे अधिक की हिस्सेदारी दी जाए, ताकि जो सामने वाले जिसने हिस्सेदारी ली है, तो अब सरकार की यहाँ पर सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं कहलाएगी,
तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जो नेक्स्ट जो भी पार्टी ने उसमें एंटर किया उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है। अन्यथा डिस इन्वेस्टमेंट में ये भी हो सकता है कि भाई हमने 10% हिस्सेदारी बेच दी, 15%, ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाए, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ जाएँ। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट होता है ताकि जो है वो उसका कंट्रोल ही जो है सरकार अपने आप से अपने त्याग देती है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। फिर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए SPSE का निजीकरण करने के लिए जो स्टेट के जो PSE हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, उनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए 2023 में इसको केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 में इस तरह के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त राशि का 100% राज्यों को प्रदान करने की प्रतिबद्धता। इसके माध्यम से क्या है कि 100% जो भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो राज्यों को दे दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ करी गई है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स निकल के आते हैं जो हमारे काम एग्जाम के लिए काफ़ी काम के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर एक जो कीवर्ड है दोहरे घाटे की समस्या, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। एक और हमने बात करी थी लास्ट ईयर, अगर आप लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, पहले वाला जो हमारा पार्ट था पार्ट ए, उसमें ट्विन जो है हमने ट्विन बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स की बात करी थी। तो यहाँ पर ट्विन डेफिसिट की बात करी गई है, यानी कि दोहरे घाटे की समस्या की बात करी है। दोहरे घाटे का यहाँ पर आशय ये है, सिंपली जब ये बात करी जाएगी कि सरकार का जो चालू खाता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट होता है, तो उसमें घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर का भी जो है, या जो बजट डेफिसिट है, उसको हम एक प्रकार से राजकोषीय घाटा भी बोल देते हैं। जितना आया और जितना हमने खर्च किया उसका जो अंतराल है वो राजकोषीय घाटा। तो वो भी घाटे की स्थिति में हो, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें जो करंट अकाउंट होता है उसमें भी हमारी घाटे की स्थिति है, हम जितना निर्यात कर रहे हैं उससे ज़्यादा आयात कर रहे हैं। तो इन दोनों की स्थिति अगर बनी रहती है तो हम उसको बोल देते हैं ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम। अब इन दोनों का ट्रेंड देखें, अगर हम पिछले 5 साल से देखें 2018 से लेकर 22 तक, तो हम ये नहीं कह सकते ये कंटिन्यू बढ़ा है या कंटिन्यू घटा है, क्योंकि हम गैस भी कर सकते हैं कि भाई ये दोनों चीज़ जो है वो 2021-22 जब कोविड आया तो उस टाइम पे तो घाटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही गया होगा। तो बस इतनी सी जानकारी थी, हमने इसको समझ लिया। फिर इसके बाद जो हमारे सामने एक और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, ये यहाँ पर है एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड एक बनाया गया है। किसके लिए? PFMS यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लिए एक एकल नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो देखिए पहले हम बात करें कि PFMS क्या है। तो ये PFMS जो है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, ये एक प्रकार का व्यय आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। और ये किसके अंदर में आता है? ये लेखा एवं महानियंत्रक कार्यालय के अंदर में आता है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आ जाता है। तो ये क्या कहता है, सरकार की जो भी पैसा खर्चा करना होता है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, तो उसकी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुविधा प्रदान करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। अब इसमें भी क्या है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए पैसा खर्च किया जाता है उसके लिए एक एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड जारी किया है। अभी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र की भागीदारी होती है, राज्य की भागीदारी होती है। कोई योजना है तो उसमें से फिर 60% और 40%, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। और अगर स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो ऐसे टोटल 11 हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि 90% हिस्सा सेंट्रल देगी और 10% जो है उन राज्यों को देना होगा, जैसे त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम वगैरह है। और अगर जो यूनिटी है तो वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आ जाती है। तो इसके लिए क्या करने का है कि ये PFMS में सुधार का एक हिस्सा है, ये जो सिंगल डैशबोर्ड जारी किया गया है। और ये इस विश्लेषण करने के लिए शुरू किया गया है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनके धन को कैसे जारी किया जाता है, वितरित किया जाता है, और उसकी निगरानी, कुल मिला के उसकी मॉनिटरिंग वगैरह मैकेनिज्म को बढ़ाना, इसलिए जारी किया गया। अब इसके माध्यम से SNA मॉडल में क्या होगा, तो प्रत्येक राज्य की जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है उसके लिए उनको एक SNA अधिसूचित करने के लिए आवश्यकता होती है। SNA अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है। तो SNA एक वाणिज्यिक बैंक में एक विशेष खाता खोलेगा, मतलब कि जो एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है, प्रत्येक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के लिए एक SNA अधिसूचित करना पड़ेगा राज्यों को। फिर ये SNA क्या करेगा कि वाणिज्यिक बैंक में एक विशेष खाता खोलेगा। फिर जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में इस योजना के अंदर पैसे आएंगे तो इसी के माध्यम से आएंगे जाएंगे PFMS के थ्रू। तो इस तरीके से हमारे पास मॉनिटरिंग हम स्पष्टता से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ आइटम है वो यहाँ पर भारत के बाह्य ऋण से संबंधित है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल जानकारी यह है कि आर्थिक मामलों का जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उसकी विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने ये रिपोर्ट जारी करी है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि भाई 2021 की तुलना में 31 मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण जो है 8.2% बढ़ के करीब $620.7 बिलियन हो गया है।
यहाँ पर हमारे देखने वाली बात ये है, हमको ये जानने वाली बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और संभावनाओं फिर से बनी हुई है कि भाई यहाँ पर जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा उधार लेती है तो उसमें ज़्यादातर जो पैसा है 95% ऑलमोस्ट जो पैसा है 95.1% वो हमारे यहाँ अंदर से लिया गया है, मतलब इंटरनल सेक्टर से लिया गया है। कुल मिला के हमारे देश के भीतर से उधार लिया गया है और ओनली 4.9% जो पैसा है वो बाह्य देताओं के तौर पर यानी विदेशों से लिया गया है। और ये जो विदेशों से पैसा लेते हैं हम अलग अलग करेंसी में लेते हैं, इसमें अमेरिकी डॉलर मूल वर्ग का ऋण जो है भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। बस इसमें इतनी ही जानकारी थी। अब देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे अगर इंटरनल डेप्ट है ना तो सरकार के लिए उतना रिस्की नहीं तो क्या होगा, संकट के समय अगर हमारे देश में कोई संकट आ जाता है तो हमको ज़्यादातर भुगतान क्या है डॉलर में करना पड़ेगा। अब मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, हालांकि ऐसा कभी ना हो हम चाहेंगे, या कभी विषम परिस्थिति आ जाती है तो वैसी स्थिति में क्या है फिर डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट भी बहुत गड़बड़ा जाएगा। उस स्थिति में हमको विदेशी डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा तो हमारी स्थिति आ जाएगी दिवालिया होने की स्थिति में, जैसे कि नेपाल भूटान मैंने भूल दिया, जैसे कि अभी पाकिस्तान की स्थिति चल रही है, ऐसे कोई और भी देश है। लेकिन हमारे मामले में क्या है, अगर चूंकि हमने अंदर से ही पैसा उठाया हुआ, हमारे देश की जो बैंकिंग व्यवस्था है या हमारे देश में जो भी सिस्टम है, मैकेनिज्म है फाइनेंस का, तो वहाँ पे क्या होता है सरकार के पास बहुत सारे चांसेस हैं कि हम उनको इजीली भुगतान कर सकते हैं और उनको बोल भी सकते हैं कि बाद में भुगतान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, अगर कभी संकट की स्थिति आ जाए तो हम वैसा करेंगे, अदरवाइज टाइम पे ही भुगतान करना पड़ता है। अदरवाइज गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल चाहे फर्म हो, सबकी रेटिंग बिगड़ जाती है। इसके बाद क्या है, टोबिन टैक्स की बात करेंगे। तो टोबिन टैक्स क्या होता है, कई बार करेंसी को क्या है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे करेंसी मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अल्पकालिक बहुत ज़्यादा इसको उतार चढ़ाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी वजह से क्या है, स्थिरता नहीं बनी रहती। तो ये जो करेंसी की ट्रेडिंग होती है तो वहाँ पर बार बार इसमें स्थिरता बनी रहे करेंसी के प्राइस में, इसके लिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है। और ये उन देशों के लिए राजस्व का स्रोत बन जाता है जहां पर अल्पकालीन पूंजी मुद्रा लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। तो टोबिन टैक्स ये है कि अल्पकालीन जो सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए लगाया जाता है, ताकि लोग बार बार चीज़ों को खरीदें बेचें ना। उससे क्या है कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी मार्केट में, करेंसी में, पर्टिकुलर करेंसी में। ये हो गया। फिर एक और चीज़ हमारे पास नई कीवर्ड आ गया विंडफॉल टैक्स के बारे में, कि भाई ये विंडफॉल टैक्स क्या है। तो कैन ने क्या किया है कि कच्चे तेल के जो उत्पादक हैं उन पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करी है, साथ ही ये पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त किया है। देखिए अब अगर हम विंडफॉल टैक्स की बात करें तो नाम से ही पता चलता है, दो कीवर्ड है, विंडफॉल टैक्स है मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल शॉक की वजह से उतार चढ़ाव अगर आ जाता है। मान लो किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गया और रूस से बहुत सस्ता तेल मिल गया, और उसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा इसके नाम पे प्रॉफिट कमा लिया, तो ये एक बार की टैक्स लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको ईयरली लगाया जाएगा इतने प्रॉफिट में। सरकार ने बोला एक मुश्त आपको इतने % टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का ये है विंडफॉल टैक्स है, और ये अनअपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से प्राप्त बड़े लाभ पर लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, और विशेष रूप से गलत तरीके से प्राप्त लाभ पर भी लगाया जाता है। फिर ये केवल जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए वसूला जाता है, और इसकी घोषणा घरेलू तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और पेट्रोल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है। अभी सरकार ने इस उद्देश्य से करा है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास यहां पर एक और कीवर्ड आ जाता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। देखिए ऐसे इसके नाम से ही क्लियर है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। एंटी अवॉइडेंस क्या होता है, हमने एक टर्म्स देखा था पहले कि टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, ऐसे लूपहोल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जहां से हमको टैक्स हम बचा सकें, या इस तरीके से हम उपाय अपनाते हैं जो लीगली तो दायरे में नहीं आए कि हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी बने, लेकिन हमने नैतिक तौर पे इस तरीके से कुछ उपाय अपनाए ताकि बचा लिए। एक तरीका है इसका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि हमारे यहाँ पर है आप बेस कम दिखाओ प्रॉफिट का और वो ट्रांसफर कर दो किसी और कंट्री में, आप कम टैक्स दिया जाता है तो वो प्रॉफिट शिफ्टिंग हो जाता है। तो वो भी एक तरीका हो गया, इस तरीके से हमने अवॉइड कर लिया। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये हो जाता है टैक्स अवॉइडेंट। तो उसके लिए क्या है, ये गार रूल लाए गए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इसमें क्या होता है, कर अधिकारी इस प्रावधान का उपयोग करके कर से बचने की अस्वीकार प्रथाओं के रोकने के लिए करते हैं। भारत में इसका पहली बार 2012 में उपयोग किया गया था। अधिकतर परिपक्व अर्थव्यवस्थाएं इस नियम का उपयोग करती हैं ताकि जो है टैक्स चोरी ना हो सके या टैक्स की कमी ना हो। आयकर अधिनियम जो है 1961 के तहत 1 अप्रैल 2017 से हालांकि लागू हुआ था, हालांकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन जो गार रूल्स का वो अब हो रहा है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने बताई उसी को आगे बताया गया है कि यह उन गैर कानूनी प्रथाओं को रोकने के लिए भी किया जाता है जो कर कानूनों के उद्देश्यों को कमजोर करती हैं, जैसे कानून का अनुचित उपयोग या दुरुपयोग वगैरह करना। क्या होता है, कई बार कानून में भी कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के कंपनी वाले जो है वो कम टैक्स देते हैं। इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल भी बड़े इंडिविजुअल हो सकते हैं जो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको रोकना है यहाँ पर। और गार की शुरुआत से पहले इस तरह के लेन देन से निपटने के लिए न्यायिक निर्णयों और ट्रांसफर प्राइसिंग विनियमों के सहित स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल सार की मदद ली जाती थी, लेकिन अब गार लागू हो चुके हैं।
फिर यहाँ पर बात करी गई है कि टीडीएस पर सीबीडीटी के दिशा निर्देश के बारे में, नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो सीबीडीटी ने यहाँ व्यवसाय या पेशे में प्राप्त लाभों से संबंध में स्रोत पर कर कटौती के नए प्रावधान की दिशा प्रयोज्यता के संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। देखिए कुल मिला के बात ये है यहाँ पर, अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दिया है टीडीएस के बारे में। तो यहाँ पर ये इन्होंने सीबीडीटी ने ये बोला है कि भाई जो धारा 194 है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक विशेष वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक का किसी को प्रॉफिट पहुंचाता है, कोई लाभ देता है उसको रिटर्न के तौर पे, या कोई उसको वेतन भत्ते के तौर पे परिलब्धि वगैरह देता है, तो उसको 10% की दर से टीडीएस की कटौती करनी होगी। नीचे ये भी बोला है कि अस्पताल के कार्यरत रहने के दौरान अगर दवाओं के निःशुल्क नमूने प्राप्त करने वाले डॉक्टरों के लिए भी अस्पताल में निःशुल्क नमूनों के वितरण पर भी लागू होगा। कुल मिला के अगर वो अस्पताल में ट्रायल वगैरह करते हैं और उस पर इतना पैसा खर्च हुआ है तो 20,000 रुपये, तो इस पर उसको टीडीएस देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ हमको यहाँ देखने मिल जाती है, साइड में बॉक्स दिया गया है कि यहाँ पर टैक्स के बारे में बताया है कि कौन सा टैक्स कितना % आ रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो टैक्स की जो प्रोजेक्शन है अभी 2023 के लिए, 2023-24 के लिए, वो ये है कि भाई वस्तु सेवा कर से 28% हमको टैक्स मिलेगा, कॉरपोरेशन टैक्स से, कॉरपोरेशन इनकम टैक्स से 26%, और जो पर्सनल इनकम टैक्स है यानी कि इनकम टैक्स है उसमें से 26%। उसके बाद जो है जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी यानी कि संघीय उत्पाद शुल्क 12% और 8% सीमा शुल्क। तो ये टैक्स का अभी दायरा है, इतने %। ऐसे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है। फिर यहाँ हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज आइटम है वो है दोहरे कराधान से बचाव समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। देखिए यहाँ पे बोला है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि डबल टैक्सेशन ना हो उसके अवॉइड करने के लिए ये एग्रीमेंट से संबंधित है। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होता है कि हम मान लो कोई फर्म है, अब वो इंडिया में भी काम कर रही है, यूके में भी काम कर रही है, अब यहाँ पर उसने काम किया, प्रॉफिट बनाया, अब वो यहाँ पर भी टैक्स देगी और अगर अपने देश में भी टैक्स देगी तो उसको तो टैक्स ही में निकल जाएगा बहुत सारी कमाई। तो इसमें यह प्रोविज़न किया जाता है कि किसी एक देश में ही टैक्स दिया जाएगा, तो ये उसके लिए जो है एग्रीमेंट किया जाता है। तो इसमें न्यूज़ क्या है कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण, इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल जो है, जो इसने बोला है कि भाई गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, इसलिए यह विद होल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं आ पाता है। तो हम ये देखेंगे, तो पहले रॉयल्टी से तात्पर्य उस भुगतान से जो किसी परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उसके स्वामी को चुकाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर किसी से पेटेंट, कोई के पास, किसी कंपनी के पास पेटेंट है या किसी किताब हम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी सेलर जब उसको बेचेगा तो उसके पास जो ओरिजिनल जो उसका पब्लिशर है उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, उस राइटर को देनी पड़ेगी। तो ये एक प्रकार से रॉयल्टी हो जाती है, किसी परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उसके स्वामी को चुकाया गया जाता है, ये रॉयल्टी है। फिर रॉयल्टी से अर्जित आय भारत में कर के अधीन है, भाई रॉयल्टी मिली तो आपको उसके बाद टैक्स देना पड़ता है। विद होल्डिंग टैक्स को रिटेंशन या प्रतिधारा टैक्स के तौर पर भी जाना जाता है। यह किराया, कमीशन या पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान करते समय कर को रोक कर रखने का करदाता का दायित्व है। तो ये यहाँ पर जो बात करी गई है एक प्रकार से टीडीएस टाइप की बात करी जा रही है, टीडीएस जैसा कुछ है यहाँ पर रखने का, जो विद होल्डिंग टैक्स है कि जब वो किराया वगैरह का या भुगतान वगैरह किया जाता है तो वो उससे टीडीएस वो जो टैक्स रख लेगा वो कहला जाएगा विद होल्डिंग टैक्स के दायरे में जाएगा। फिर यहाँ पर आयकर अधिनियम 1955 की धारा 155 के अनुसार, तो ये देखिए इतनी सारी धाराएं आ रहा है तो हमको तैयार नहीं रखनी रहती हैं। यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्ति किसी अनिवासी व्यक्तिगत खाते में भुगतान करता है तो उसे उसमें से कर का भुगतान करना उस व्यक्ति का दायित्व होगा, यानी कि कोई नॉन रेसिडेंस है अगर उसको कोई भुगतान किया जाता है तो उसमें से जो है हमको जो है करदाता जो है उसको टैक्स दायित्व होगा कि उसको टैक्स के तौर पर पैसा दे। फिर इसके बाद क्या है कि ऐसे भुगतानों पर लागू कर को हम जो है, जो जैसे हमने कोई अनिवासी भारतीय है, कोई फॉरेन की कंपनी है, तो वहाँ पर टैक्स की जो बात है तो यहाँ पर फिर डबल DTAA द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। एक प्रकार से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पर आ जाता है। और DTA क्या है, भारत और किसी अन्य देश के बीच एक प्रकार से हस्ताक्षरित कर संधि है। इसके तहत करदाता स्रोत देश के साथ साथ उनके निवास करने वाले देश से भी अर्जित अपनी आय पर दोहरे कर का भुगतान करने से बच जाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी एक ही जगह पर टैक्स दे दिया जाता है एक ही कंट्री में। फिर भारत के 80 से अधिक देशों के साथ DTA हमने समझौता साइन किया हुआ है। इसमें लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी आदि जैसे भुगतानों पर विद होल्डिंग टैक्स भी शामिल है। ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने यहाँ पर न्यूज़ आइटम है, ये यहाँ पर एक जानकारी टाइप की एक इन्फॉर्मेशन है बस रखने वाली, कि यहाँ पर जो निवासी लेकिन समान रूप से निवासी नहीं, ROR करके RNOR रेसिडेंट जो है उनके बारे में बात करी गई है। तो ये आयकर कानून के तहत आवासीय स्थिति एक श्रेणी है। RNOR जो है एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो समान रूप में निवासी के तौर पर पात्र नहीं है, वो भारत का नागरिक तो नहीं है
लेकिन क्या सीन है उसके बारे में कि वो देश में 120 दिनों से अधिक रहता है लेकिन 182 दिनों से कम रहा हो, और भारत में मौजूद अपनी परिसंपत्तियां 15 लाख रुपए या उससे अधिक अर्जित करता हो, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, NROR के में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, सूचना का स्वतः आदान प्रदान, AEOI। तो इसमें क्या है कि आप सालों से सुनते आ रहे होंगे हमारे यहाँ पर बहुत सारा जो ब्लैक मनी है वो स्विट्जरलैंड की बैंकों के साथ जमा है। तो सरकार ने एक एग्रीमेंट किया हुआ था स्विस बैंकों के साथ, तो वो वार्षिक तौर पे आंकड़े जारी करते हैं और स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि भारत से कितना पैसा आया गया। इस तरीके से एक ओपन फेयरनेस लाने का काम किया जाता है। तो स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों कंपनी द्वारा जमा किया गया धन स्विट्जरलैंड के जो केंद्रीय बैंक है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों और कंपनी द्वारा जमा किया गया जो धन है वो वर्ष 2021 में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अब देखो, एक तरफ तो हम काम करने की बात कर रहे हैं ब्लैक मनी, और यहाँ पर ये 14 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। फिर कर धोखाधड़ी या कर चोरी को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड और भारत के मध्य वर्ष 2018 में जो टैक्स मामलों के लिए संबंधित सूचनाओं का स्वचालित आदान प्रदान समझौता लागू किया गया था, उसी संबंध में जानकारी उसी के तहत रिलीज की गई है। फिर AEOI जो है, ये समझौता जो है कर अधिकारियों के बीच सूचना के पूर्व निर्धारित समुच्चय के स्वचालित आदान प्रदान का प्रावधान करता है, यानी सरकार को वो साझा करते हैं किसने पैसा जमा किया हुआ यहाँ पर। फिर इस ढांचे के तहत क्या है, स्विस वित्तीय संस्थानों में खाता धारक सभी भारतीय निवासियों को विस्तृत वित्तीय जानकारी प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब जितनी वित्तीय संस्थानों में खाता धारकों के सभी भारतीय निवासियों की विस्तृत जानकारी जो है मुहैया कराई जाती है प्रत्येक वर्ष। तो ये जानकारी थी। तो देखिए, ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि इसका मैं जो दूसरा पार्ट है वो भी आज ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो थैंक यू। अगर आपको ये बेहतर लगता है वीडियो तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। और एक और चीज़ कि जो हमारे इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस होते हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर डेली क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।